Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today, in continuation with your HAS 2026 Simplified Indian History Series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपके पास पार्ट थर्ड ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो हम पिछली दो क्लासेस से बात कर रहे हैं जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं इंडियन हिस्ट्री की फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 19th सेंचुरी, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज हमारा थर्ड पार्ट है इसमें। तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे आज रामकृष्ण मूवमेंट से। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस की, तो रामकृष्ण परमहंस हमें 19th सेंचुरी के भारतीय समाज के एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु दिखाई देते हैं, और जिन बेसिक टीचिंग्स और बेसिक मैसेजेस के लिए उनको जाना जाता है वो इंक्लूड करती हैं। रामकृष्ण परमहंस बात करते हैं आपके पास, पहले तो वो बात करते हैं यूनिवर्सल रिलीजन की, देन उनके द्वारा बात की जाती है डिवोशन और भक्ति के बारे में। इसके साथ में जो थर्ड उनकी बेसिक टीचिंग है या मैसेज है वो हमें दिखाई देता है रिलेटेड टू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। ये हमें उनकी बेसिक टीचिंग्स और मैसेजेस दिखाई देते हैं जिसके लिए उनको जाना जाता है। यहां पर आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उनका जो बर्थ नेम था रामकृष्ण परमहंस का, वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो उनका बचपन का नाम था वो था आपके पास गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वे हमें कोलकाता के पास में एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर होता है, वहां वे हमें पुजारी दिखाई देते हैं। उनका बिलीफ था वे सब धर्मों की एकता में बिलीफ रखते थे, और उनका मानना था कि जितने मत उतने पथ। तो अगर यहां पे बेसिक हम उनके रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनकी बात करें जो आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो सबसे पहले बात करें रामकृष्ण परमहंस की, तो वो हमें एक पुअर प्रीस्ट दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया काली टेम्पल इन दक्षिणेश्वर। और ये कहां पे है? ये आपको कैलकाटा के पास में एक टेम्पल दिखाई देता है। अब यहां से जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट कई बार आपसे एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो ही डिड नॉट राइट बुक्स, उनके द्वारा कोई भी किताब नहीं लिखी जाती है, बट हिज कन्वर्सेशंस विद पीपल फॉर्म द बेसिस ऑफ व्हाट वर कंसीडर्ड हिज टीचिंग्स। तो जो उनकी कन्वर्सेशन थी उन्हीं के आधार पर हमें उनकी टीचिंग्स दिखाई देती हैं। दो उनके द्वारा कोई भी बुक लिखी हुई हमें नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इनके द्वारा रामकृष्ण मठ की स्थापना की जाती है, और इसी कंटिन्यूएशन में स्वामी विवेकानंद हैं जो उनके द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? आपके पास स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। और उसका जो आपको हेडक्वार्टर है वो कहां पर दिखाई देता है? बेलूर में, नियर द कैलकाटा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है बेलूर में है, नियर द कैलकाटा। तो ये पॉइंट आप यहां से ध्यान रख सकते हो। देन परमहंसा साउथ साल्वेशन, वो बात करते हैं साल्वेशन के बारे में थ्रू ट्रेडिशनल वेज ऑफ रिनंसिएशन, मेडिटेशन एंड भक्ति। तो भक्ति और इसके साथ में रिनंसिएशन और मेडिटेशन के माध्यम से आप साल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं, यह मानना था रामकृष्ण परमहंस का। इसके अलावा ये हमने पहले ही बात कर ली कि वो बात करते हैं वननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स। उनका मानना था कि जितने मत उतने ही पथ। इसके अलावा एक फेमस कोट है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था आपके पास रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू हिज मैरिज। तो जो आपके पास रामकृष्ण परमहंस है, ही वाज मैरिड टू शारदामणि मुखर्जी, जिन्हें बाद में शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, और उनके द्वारा अपनी बीवी को कंसीडर किया जाता है एज एम्बॉडीमेंट ऑफ द डिवाइन मदर। तो ये पॉइंट हम ध्यान में रख सकते हैं रामकृष्ण परमहंस जी से।
नेक्स्ट इस कंटिन्यूएशन में आपके पास जो नेक्स्ट पर्सनालिटी है वो है आपके पास स्वामी विवेकानंदा। यहां कई बार एग्जाम में इनका बचपन का नाम पूछ लिया जाता है, तो जो इनके बचपन का नाम है आपको ध्यान रखना है, उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो बचपन का नाम ध्यान रखना है नरेंद्र नाथ दत्त। अब जो स्वामी विवेकानंदा हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके द्वारा जो हमने रामकृष्ण परमहंस जी की टीचिंग्स की बात की, तो जो स्वामी विवेकानंदा हैं वो रामकृष्ण परमहंस की जो बेसिक टीचिंग्स हैं या उनके बेसिक मैसेजेस हैं, उनको वे जो मॉडर्न इंडियन सोसाइटी है उसकी जरूरतों के हिसाब से उनको ढाल के उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। और इसके साथ ही हमें वो नियो हिंदुइज्म के चीफ प्रीचर दिखाई देते हैं स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा जी का मानना था कि जो हमारे यहाँ पे मासेस हैं, जो यहाँ इंडियन की मास पॉपुलेशन है, उनको दो प्रकार के नॉलेजेस के बारे में ज्ञान होना बेहद जरूरी है। और ये दो प्रकार की नॉलेजेस कौन सी हैं? पहली है आपके पास सेकुलर नॉलेज और दूसरी है स्पिरिचुअल नॉलेज। बात करें सेकुलर नॉलेज की तो ये जरूरी है मासेस के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए। किस पर्पज से? इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस के पर्पज से जरूरी हो जाती है सेकुलर नॉलेज। और दूसरी है हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों जरूरी हो जाती है? ये जरूरी हो जाती है आपके मॉरल स्ट्रेंथ के लिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। तो जो इंडियन मासेस हैं उनके मॉरल स्ट्रेंथ के लिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी हो जाती है आपके पास जो स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो यहां पे अगर हम बेसिक पॉइंट्स की बात करें जो प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्वामी विवेकानंदा जी से, तो आप वो ध्यान में रख सकते हैं। पहला, इनका बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, और बाद में इनको जाना जाता है स्वामी विवेकानंदा जी के नाम से, और इनके द्वारा स्प्रेड किया जाता है रामकृष्ण परमहंस की जो मैसेजेस हैं या टीचिंग्स हैं। और हमने देखा था इनके द्वारा ही फाउंडेशन रखी जाती है रामकृष्ण मिशन की 1897 में। देन उनको न्यू हिंदुइज्म का चीफ प्रीचर भी माना जाता है। इसके अलावा वो बिलीव रखते थे, वो सब्सक्राइब करते हैं, जो वेदांता फिलॉसफी है हमारी उससे वो सब्सक्राइब करते थे या उसमें वो बिलीव रखते थे। और उनका जो मिशन था, इसका पर्पस था टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन द परमार्थ यानी सेवा और व्यवहार और जो सर्विस है उसके बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करना। ये उनका मिशन हमें दिखाई देता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट्स यहां से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पास, ठीक है, ही बिलीव्ड इन द फंडामेंटल वननेस ऑफ गॉड। वो बिलीव करते हैं वननेस ऑफ गॉड। और उनके द्वारा एक फेमस कोट है जो आपको ध्यान रखना है, he believed that it was an insult to God and humanity to teach religion to a starving man। तो ये स्टेटमेंट कई बार आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि it was an insult to God and humanity to teach religion to a starving man। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट है आपके पास रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंदा। और यहां से एक बहुत ही फेमस आपको पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स देखने को मिलती है, कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है 1893 शिकागो में। ये बहुत ही मतलब मल्टीपल टाइम्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो आपको देखने को मिलती है शिकागो में 1893 में, तो यहां पे इनके द्वारा एक बहुत ही इंप्रेसिव स्पीच दी जाती है जो मल्टीपल टाइम आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये शिकागो में है 1893 में। नाम क्या है? पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन्स। देन इनके द्वारा इन्फ्यूज किया जाता है जो नई जनरेशन है भारत की, उनके अंदर अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियाज पास्ट एंड अ न्यू फेथ इन इंडियाज कल्चर। इसके अलावा विवेकानंदा के द्वारा एडवोकेट किया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ द सर्विस, मतलब सर्विस ऑफ ऑल बीइंग्स। तो ये पॉइंट हम यहां से ध्यान में रख सकते हैं रिलेटेड टू द स्वामी विवेकानंदा's लाइफ। देन इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट है हमारे पास दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। तो आर्य समाज बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए प्री के पर्सपेक्टिव से, और यहां से मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है
कि आर्य समाज मूवमेंट की अगर हम बात करें, आर्य समाज मूवमेंट की, तो ये हमें एक रिवाइवलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट दिखाई देती है। और इसका जो उदय है या जो उसका राइज है वो हमें क्यों दिखाई देता है? तो उसका जो राइज है वो हमें दिखाई देता है एज अ रिएक्शन टू जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न कल्चर का और जो वेस्टर्न रिलीजन है उसका जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है इंडियन सोसाइटी पे, उसी के रिएक्शन में हमें दिखाई देती है आर्य समाज मूवमेंट। तो ये हमें यहां पे ध्यान रखना है। अपने समय के हिसाब से ये जो आपके पास आर्य समाज मूवमेंट है उसके जो आइडियाज हैं बहुत ही हमें प्रोग्रेसिव और मॉडर्न दिखाई देते हैं। इसके अलावा बात की जाए आर्य समाज मूवमेंट की, तो उसके जो हमें फाउंडर हैं वो हमें दिखाई देते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। अब स्वामी दयानंद सरस्वती की बेसिक कोर बिलीफ्स की हम बात करें तो उनका मानना था कि जो सत्य ज्ञान है, सत्य आपको जो ज्ञान दिखाई देता है उसका जो इकलौता अचूक हमें स्रोत दिखाई देता है वो दिखाई देते हैं वेदास। ठीक है, तो जो सत्य ज्ञान है उसका इकलौता जो अचूक स्रोत है, इनफॉलेबल सोर्स है, वो है आपके पास वेदास। और उनके द्वारा एक फेमस स्लोगन भी दिया जाता है, बैक टू द वेदास। इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें हम रिलेटेड टू द दयानंद सरस्वती, तो उनके द्वारा जो हिंदू सोसाइटी में जो वेरियस कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि माया या फैटलिज्म है आपके पास भाग्यवाद, तो इन कॉन्सेप्ट्स को क्रिटिसाइज किया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इसके अलावा जो हमें हिंदू ऑर्थोडॉक्सी देखने को मिलती है उसको भी इनके द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां से ध्यान में रख सकते हो वो है कि इनके द्वारा एक शुद्धि मूवमेंट भी स्टार्ट की जाती है आर्य समाज के द्वारा, शुद्धि मूवमेंट। और इस मूवमेंट का पर्पस क्या है? इस मूवमेंट का पर्पस है कि जिन हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा चुका है दूसरे रिलीजन्स में, उनका फिर से रीकन्वर्जन करवाना हिंदुइज्म में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हिंदूज कन्वर्ट हो चुके हैं दूसरे रिलीजन्स में, उनका रीकन्वर्जन बैक टू द हिंदूज। इसके साथ साथ में ही जो लोअर कास्ट है सोसाइटी में, जिनका हमें एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है, उन लोअर कास्ट का भी रिकन्वर्जन करवाना है इसमें हिंदुइज्म में, ताकि उनका जो स्टेटस है सोसाइटी में वो बढ़ सके। तो ये हमें बेसिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है रिलेटेड टू द आर्य समाज एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो यहां से आपसे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट वन, जो आर्य समाज मूवमेंट है, जैसा मैंने आपको बताया, एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलती है जिसका जन्म होता है एज अ रिएक्शन टू द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन सोसाइटी। इनके फाउंडर की बात करें तो जो आपके पास स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो उनके हमें फाउंडर दिखाई देते हैं, जिनका नाम आपको मूल शंकर भी दिखाई देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बर्थ इनकी हमें गुजरात की एक ब्राह्मण फैमिली में देखने को मिलती है। तो जो फर्स्ट यूनिट है आर्य समाज का, उसका एस्टेब्लिशमेंट हमें कहां देखने को मिलता है? बॉम्बे में 1875 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में जिसका हेडक्वार्टर है इसको लाहौर में एस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के व्यूज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फेमस वर्क है इनका सत्यार्थ प्रकाश। इसके अलावा उनके द्वारा बात की जाती है एक क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी के बारे में। तो ये पॉइंट हम यहां से ध्यान रख सकते हैं। फर्दर जो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेदास। तो वेदास को इनफैलेबल सोर्स माना जाता है उनके द्वारा। अगर हम बात करें ट्रुथ की या ट्रू नॉलेज की, फेमस स्लोगन दिया जाता है इनके द्वारा, बैक टू द वेदास। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एजुकेशन रिसीव की जाती है वेदांता के ऊपर। किसके द्वारा? एक फेमस ब्लाइंड टीचर होते हैं उनके, जिनका नाम आप ध्यान रख सकते हो, स्वामी विराज नंद जी के द्वारा, जो कि मथुरा में हमें देखने को मिलते हैं। इनके द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है जो लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सभी हिंदू स्क्रिप्चर्स को उनके द्वारा क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, सिर्फ जो हमें लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स होते हैं वो उनके द्वारा क्रिटिसाइज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
पुराना, क्योंकि उनका मानना था कि लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर हमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटी देखने को मिलती है अगर हम ओरिजिनल बिलीफ्स की बात करते हैं। उसके बाद इनके द्वारा जो वेरियस कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं हिंदू सोसाइटी में, हिंदू बिलीफ में, जैसे कि माया, मोक्ष वगैरह और या फैटलिज्म, तो उनको उनके द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके अलावा वो बिलीव रखते हैं कर्मा के अंदर और रीइंकार्नेशन के अंदर। इसके साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है यानी बिलीफ दिखाया जाता है जो हमें चतुर्वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है अर्ली वैदिक पीरियड का। तो यहां पे जो चतुर्वर्ण सिस्टम है यानी कि वर्ण व्यवस्था में ये विश्वास रखते हैं, पर कौन सी वर्ण व्यवस्था, जो हमें अर्लियर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती है, ना कि लेटर वैदिक पीरियड में। और अर्लियर वैदिक पीरियड में ये चतुर्वर्ण जो सिस्टम है यानी कि जो वर्ण सिस्टम है वो किस बेसिस पे हमें देखने को मिलता है, ऑक्यूपेशन बेसिस पे। तो ये वर्ण सिस्टम, ये वर्ण व्यवस्था किसके ऊपर बेसिस है कि जो पर्टिकुलर बंदा काम कर रहा है, जो उसका ऑक्यूपेशन है, उस बेसिस पे उसका जो वर्ण है वो चूज किया जाता है या उस पर्टिकुलर वर्ण उसको रखा जाता है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, जो हमें बाद में देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल हमें जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट हम यहां से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे बात की जाए आर्य समाज के द्वारा क्या जो मिनिमम मैरिज की एज है वो भी फिक्स की जाती है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। तो यहां पे 25 ईयर्स दिखाई देती है बॉयज के लिए 25 ईयर्स, और वहीं पे गर्ल्स के लिए है ये 16 ईयर्स। तो ये पॉइंट हम ध्यान रख सकते हैं, 25 ईयर्स एंड 16 ईयर्स। इसके बाद उनके द्वारा जो हिंदू रेस है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है एज द चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये पॉइंट बस आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हमें डीएवी स्कूल की फाउंडेशन देखने को मिलती है 1896 में, कहां पे, लाहौर में। किसके द्वारा, सॉरी 1886 में, 1886 में, ना कि 1896 में। 1886 में फर्स्ट डीएवी स्कूल की फाउंडेशन देखने को मिलती है लाहौर में बाय द महात्मा हंसराज। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। फिर बाद में हमें 1893 में आर्य समाज के अंदर एक स्प्लिट देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द टू मेन सेक्शन। तो यहां पे फर्स्ट वन है कॉलेज पार्टी और दूसरी है महात्मा या गुरुकुल पार्टी। इन दोनों के बीच में हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें आर्य समाज में एक स्प्लिट देखने को मिलता है। जो कॉलेज पार्टी है वो फेवर करती है कि जो स्कूल्स हैं वहां पे जो करिकुलम है वो इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। वहीं जो आपके पास महात्मा और गुरुकुल पार्टी है उनका मानना है कि जो बेसिक करिकुलम है एजुकेशन का वो संस्कृत और वैदिक फिलॉसफी के ऊपर होना चाहिए। तो इस बेसिस के ऊपर हमें स्प्लिट देखने को मिलता है 1893 में आपके पास आर्य समाज में। देन यहीं पे जो आर्य समाज के वन ऑफ द फॉलोअर्स हैं स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा एक गुरुकुल ओपन किया जाता है 1900 में, कहां पे, गुजरांवाला में, जो आपको वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में देखने को मिलता है। लेटर इन 1902 इसका जो हेडक्वार्टर है इसको मूव कर दिया जाता है नियर कांगड़ी, नियर हरिद्वार। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो गुरुकुल विंग है उसके द्वारा एक स्कूल की फाउंडेशन देखने को मिलती है कन्या महाविद्यालय की, कहां पे, जालंधर में। तो कन्या महाविद्यालय की फाउंडेशन जालंधर में देखने को मिलती है 1896 में, जिसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है एजुकेशन फॉर द विडोज ऑल्सो। अब आर्य समाज की सिग्निफिकेंस की बात करें तो इनके द्वारा इट वॉज एबल टू गिव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट टू द इंडियंस। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। इसके साथ में ही इनके द्वारा एक शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट की जाती है, जिसके बारे में आपको बताया, जिसका पर्पस था रिकन्वर्ट करना हिंदूज को जो कन्वर्ट हो चुके हैं या तो क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में, जो हिंदू कन्वर्ट हो चुके हैं उनको फिर से रिकन्वर्ट करना है आपको, किसमें, हिंदुइज्म में। इसके साथ में जो लोअर कास्ट है उनको भी कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि उनका स्टेटस जो है सोसाइटी में वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिले। अब इसी शुद्धि मूवमेंट की वजह से हमें बाद में कम्युनल टेंशंस भी देखने को मिलती हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे आपके पास आर्य समाज से रिलेटेड, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हर एक पॉइंट, बिकॉज इन पॉइंट से आपके पास कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है और फ्यूचर में भी आप यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।